सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 1 के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिमांड। तो बेसिकली ये यूनिट 1 का जो है पार्ट 2 है। अगर आप लोग को पार्ट 1 देखना है तो आप लोग जाके इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं डिमांड टॉपिक के बारे में। तो आइए समझते हैं कि डिमांड होता क्या है। तो बेसिकली मैं आप लोग को एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। आप लोग स्टोरी को समझ लिए तो समझ लीजिए आपने पूरा चैप्टर ही समझ लिया। तो बेसिकली समझिए, एक दिन आप लोग कॉलेज गए, ठीक। तो कॉलेज में आप लोग का क्या किया कि भाई आप लोगों ने कहा चलो आज मस्त गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि अब आपको 10 से 11 आपका क्या है, पॉलिटी का क्लास है। तो आपने सोचा कि भाई 10 से 11 तो क्लास है, पर मेरे को 10:10 पे ही समोसे खाने हैं। तो आपने सोचा कि चलो क्लास ही बंक मार देता हूँ। अब भाई समोसे का बात है, ठीक। तो उसके बाद आप लोग कैंटीन गए। अब कैंटीन गए तो भाई पैसे भी तो होने चाहिए। तो आपने देखा कि भाई मेरे पास 100 रुपये हैं। तो आपने सोचा कि आज 100 रुपये के 10 समोसे खाता हूँ। तो बेसिकली यही आपका डिमांड है। तो समझिए कैसे ये डिमांड है, ये समझिए आप लोग। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमारा क्या था, एक विश या डिजायर था कि भाई चलो समोसे खाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई पैसे हैं कि नहीं हमारे पास। तो हमारे पास क्या थे, पैसे थे, ठीक है। तो मतलब कि हम उस डिजायर को फुलफ़िल करने के एबल हैं, हम उस योग्य हैं कि हमारा डिजायर फुलफ़िल हो जाए। फिर हमने देखा कि क्या जिस टाइम पर हम खाना चाहते हैं उस टाइम पे हम लोग खा सकते हैं। तो हाँ भाई, हमने 10:10 पे सोचा था और हमने उसी टाइम पे खा लिया। तो यही बेसिकली डिमांड है। तो आइए सबसे पहले डिफिनीसन पे आते हैं, जो कि बोलता है कि इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। क्या है ये, किसी भी वस्तु की क्या है, एक क्वांटिटी है। दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। जो कि मान लीजिए कोई भी कंज्यूमर होता है जो कि उसको ख़रीदना चाहता है एट ईच पॉसिबल प्राइजेस। जैसे आप लोगों को मान लीजिए समोसा खाने का मन किया, ठीक। तो अब 5 का हो, 10 का हो या फिर 15 का हो, आप लोग उसे ख़रीदेंगे चाहे उसका कीमत कितना भी हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप ख़रीदेंगे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे मान लीजिए आप लोग को खाने का मन किया आज, ठीक। तो ऐसा तो है नहीं आप लोग कल या परसों ख़रीदेंगे। एक उसका डेफिनेट टाइम होता है कि हाँ भाई मैं इस टाइम पे अपना जो डिमांड है उसको पूरा कर लेता हूँ। लाइक मुझे जो क्वांटिटी चाहिए मैं उसको ख़रीद लेता हूँ। तो बेसिकली यही आपका डिमांड हो गया। तो आइए अब टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं कि भाई जो डिमांड होता है वो कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली जो डिमांड होता है आपका वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं वो, पहला होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा होता है आपका मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड अपने नाम से इसका पता चल रहा है कि भाई जब एक लोग या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जब कोई चीज़ की डिमांड करे, जैसे आपने कहा कि मुझे समोसे खाने हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे भाई एक कार चाहिए, आपने कहा कि मुझे आज जाके एक स्मार्टफोन लेना है। तो आपका वो हो गया इंडिविजुअल डिमांड। व्हेन अ क्वांटिटी इज डिमांडेड बाय अ इंडिविजुअल पर्सन देन इट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। नाउ मार्केट डिमांड क्या होता है भाई, मार्केट डिमांड मतलब क्या हो गया कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी भी चीज़ की डिमांड करें तो क्या हो जाएगा, वो मार्केट डिमांड हो जाएगा। तो आइए फटाफट से बात करते हैं अब फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। लाइक कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इनकम। तो इनकम कैसे फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है। अब ऐसे समझिए कि एक बंदा है, ठीक। तो महीने के 1 लाख कमाता है, महीने के वो 1 लाख कमाता है या फिर और ज़्यादा कमाता है। तो भाई वो क्या करेगा, तो उसका जितना भी डिमांड रहेगा, जैसे वो सोचेगा कि कार ले लेता हूँ, घर ले लेता हूँ, और भी चीज़ें ले लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने सारे डिमांड को फुलफ़िल कर लेगा। तो अगर उसका इनकम जो है वो हाई है तो उसका डिमांड भी क्या होगा, उसका डिमांड भी क्या होगा, हाई होगा। बट अब समझिए कि एक और बंदा है, ठीक है, उसका क्या है, इनकम मान लीजिए एक महीने में 20,000 रुपये कमाता है। तो अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए उसका इनकम कम है तो क्या वो बहुत चीज़ें डिमांड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बेसिकली वो अपना जो बेसिक नीड है उसको ही फुलफ़िल कर पाएगा। तो उसका डिमांड क्या होगा, उसका डिमांड भी जो होगा वो कम होगा। तो बेसिकली इनकम इस तरह से इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे फैक्टर के बारे में, जो कि है हमारा
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो अब किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंडिविजुअल डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा। तो मान लीजिए आप लोग को ख़रीदना क्या है, आप लोग को ख़रीदना है एक स्मार्टफोन। मान लीजिए सैमसंग S24 अल्ट्रा आपको लेना है, ठीक है। तो मार्केट में उसका करंट प्राइस है 1 लाख, बट फ्यूचर में उसका आप लोग देख रहे हैं कि लगातार उसका प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो अगर जब उसका प्राइस 1 लाख था तो बहुत ज़्यादा लोग उसे ले रहे थे, ठीक। लेकिन अब प्राइस ऐसे उसका 2 लाख हो, मान लीजिए उसका प्राइस जो है 2 लाख तक पहुंच गया, तो अब क्या होगा। अब जो लोग उसको ले रहे थे, क्या वो फिर से उसको लेंगे? नहीं लेंगे भाई। अब जो होगा, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है तो उसको लोग नहीं खरीदेंगे या फिर बहुत कम खरीदेंगे। तो क्या हुआ, मतलब कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है। तो दूसरा चीज़ ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे फैक्टर के बारे में, जो कि हमारा बेसिकली है टेस्टेड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। तो अब कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है डिमांड में। जैसे कुछ लोग हैं जो कि क्या करते हैं, जो सैमसंग का मोबाइल प्रेफर कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एप्पल का स्मार्टफोन प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है इंडिविजुअल डिमांड की। जैसे इंडिविजुअल में एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है मुझे सैमसंग ठीक लगता है, दूसरा बंदा बोल रहा है मुझे एप्पल ठीक लगता है। तो भाई इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिमांड को। तो चौथा फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स कैसे अफेक्ट करता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड गुड्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या, सब्स्टिट्यूट गुड। दूसरा कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है और कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। तो बेसिकली इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ऐसे समझिए कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है टी है और कॉफ़ी है। तो टी और कॉफ़ी है, तो बेसिकली अगर मान लीजिए टी के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएं, ठीक, टी के जो प्राइजेस हैं हमारे वो बढ़ जाएं, तो क्या लोग उसे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे भाई। तो लोग उसके क्या जाएंगे, सब्स्टिट्यूट पे जाएंगे। उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो गया भाई, उसका सब्स्टिट्यूट हो गया कॉफ़ी। तो तब कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे कमोडिटी का क्या बढ़ेगा, डिमांड। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, एक कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होता है। तो अब उसका डिमांड कम हो गया, तो जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है, एक ऐसा गुड जो कि उस गुड की तरह है, तो उसका क्या होगा, ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीपर है और उसका सब्स्टिट्यूट भी है। तो बेसिकली ये चीज़ इसमें है। तो अब बात करते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर पेट्रोल और कार, अरे यहाँ पर मिस्टेक हो गया आई थिंक, तो आप लोग यहाँ पर डीजल कर लीजिएगा, ठीक। तो डीजल और कार, तो डीजल और कार मान लीजिए कि क्या बिना कार के डीजल का कोई यूज है, या फिर बिना डीजल के कार का यूज। अगर आप लोग को मान लीजिए कार लिए तो डीजल तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे पर क्या होते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं कि एक चीज़ के बिना दूसरे का यूज नहीं है। आप ये लेते हैं तो आपको डीजल डलवाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि पेट्रोल के प्राइजेस जो थे वो हाई हो गए। अब पेट्रोल के प्राइजेस बेसिकली जब हाई हो जाएंगे, लाइक पहले 100 रुपीज़ थे ना, अब पहुँच कितने हो गए, अब 200 हो गए। तो पहले 100 था, अब 200 हो गया। तो 100 से 200 हुआ, तो अब जितने भी नए कंज्यूमर होंगे तो क्या वो अब कार की डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि अब 200 रुपये डीजल हो गया है तो हम लोग को रोज़ रोज़ डीजल तो डलवाना ही है बेसिकली। तो वो लोग कार ख़रीदना कम कर देंगे। तो बेसिकली जो दूसरे गुड का डिमांड होगा वो गिर जाएगा। तो इसमें यही होता है कि एक गुड का प्राइस जब बढ़ता है तो दूसरे गुड की डिमांड जो होती है वो गिर जाती है, या फिर पहले गुड का डिमांड गिरता है तो दूसरे गुड की जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि भाई मार्केट डिमांड को ही अफेक्ट कर देते हैं, पूरे के पूरे एक मार्केट को ही अफेक्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मान लीजिए हमारे पास से कुछ पैसे थे, उस पैसों में हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जैसे आप लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है, तो वो बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो क्या होता है वो रिच होल्ड करते हैं,
एंड वेरी फ्यू मनी पुअर विल गेट। तो जो पुअर होते हैं वो बहुत ही कम रुपए पाते हैं, लेकिन रिच के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या है, मनी है। तो बेसिकली देखिए, जो रिच पीपल हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा है। तो भाई ये लोग डिमांड कितना ही कर पाएंगे, डिमांड करेंगे भी तो बहुत, अगर इनका ये लोग बहुत कम संख्या में हैं तो कम ही डिमांड करेंगे। जैसे 100 में से 3% रिच हैं या 5%, तो कितना ही डिमांड कर लेंगे। अब जो 95% क्या है, 95% जो है वो पुअर हैं, लेकिन उन लोग के पास क्या है, बहुत कम पैसे हैं, तो भाई वो डिमांड ही नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ का। तो ये फैक्टर है एक, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो क्या है, इवनली नहीं है, सामान्य रूप से नहीं है, असामान्य है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि डिमांड पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो अब दूसरा चीज़ जो है वो हमारा है क्या, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऐसे मैटर करता है कि समझिए ये कि ये किसी भी चीज़ का मैप है, ठीक। यहाँ पर दो टाइप के लोग रहते हैं, एक इस साइड रहते हैं, दूसरे इस साइड रहते हैं। तो इधर हम लोग देखेंगे कि लार्ज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। बट अगर दूसरी तरफ की बात करें तो वहाँ पर फ्यू पीपल हैं, मतलब कि लोग वहाँ पर बहुत ही कम है। तो यहाँ का जो मार्केट डिमांड होगा इस तरफ का हाई होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या, नंबर ऑफ़ पीपल हाई है। बट इस एरिया में, एरिया तो बड़ा है बट लोग कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड हमारा कम होगा बेसिकली। तो इस तरह से साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट द मार्केट डिमांड। तो आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिमांड शेड्यूल। तो भाई अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इसको बेसिकली ऐसे समझिए आप लोग कि एट डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट डिमांड, कि अलग अलग प्राइजेस पे लोग अलग अलग डिमांड करते हैं। जैसे किसी चीज़ का प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो लोग डिमांड कम करते हैं, बट उसका प्राइस अगर कम होता है तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। अब इसको इस टेबल के थ्रू समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर प्राइस ऑफ ऑरेंज है, यहाँ पर डिमांड 1 है। यहाँ पर एक बंदा है राम, ये राम का डिमांड है और ये श्याम का डिमांड है। तो राम थोड़ा कम पैसे कमाता है और श्याम थोड़ा ज़्यादा रुपए कमाता है। तो समझिएगा इसको, जब प्राइस ऑफ ऑरेंज कितना था, 100 था, तो ये बंदा 1 kg डिमांड कर रहा था, लेकिन वहीं पर श्याम जो था वो 3 kg डिमांड कर रहा था। अब प्राइस कम होके 80 हो गया, तो ये बंदा 2 kg करने लगा, बट जो श्याम था वो 4 kg कर रहा है। 60 हुआ तो यहाँ 3 हुआ, यहाँ 5 हुआ। ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि जब प्राइस ऑफ ऑरेंज क्या हो रहा है, जब कम हो रहा है, प्राइस ऑफ ऑरेंज जो है हमारा वो कम हो रहा है, तो इसका भी डिमांड ज़्यादा हो रहा है और इसका भी डिमांड ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, दोनों का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। अब भले ही इनका जब इनकम अलग है तो वो डिमांड भी अलग अलग होगा कि नहीं। ये 1 kg कर रहा है लेकिन वो 3 kg कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो इनकम का डिफरेंस है। बट अगर हम लोग बेसिकली देखें तो दोनों ही अपने जो डिमांड है वो इंक्रीज कर रहे हैं अपने इनकम के अकॉर्डिंग। तो अब अगर हम लोग डिफिनीसन पे देखें तो डिफिनीसन हमारा ये बोल रहा है कि इफ़ वी पुट different amount of a commodity demanded at different price in tabular form, it is called demand schedule। तो बेसिकली मैंने आपको यही बताया कि different amount of a commodity, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कि 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg demanded at different prices, इसको अलग अलग प्राइस पे डिमांड किया गया है। क्या, at different prices different demand, so basically it is called demand schedule। तो इसमें यही था। तो अब बात करते हैं डिमांड कर्व के बारे में कि डिमांड कर्व क्या है। तो बेसिकली इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो हमने जो यहाँ पर डिमांड शेड्यूल जो यहाँ पर उसका जो हम लोगों ने टेबल बनाया है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, डिमांड कर्व। जैसे यहाँ पर देखिए डिमांड 1 का हम लोगों ने बनाया है, यहाँ प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो हम लोगों ने डिमांड कर्व बनाया जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पर डिमांड 2 का देखिए वैसे ही बनाया, ये भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इसमें इतना ही था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आइए अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, कि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड को आप लोग ऐसे समझिए कि सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर कि समोसे से, फिर से हम लोग समोसे पे आते हैं। तो समोसा कितने का था भाई, समोसा 30 रुपये का था। तो लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कम कर रहे थे। अब समोसा 30 का हो गया, प्राइजेस ऑफ समोसा हाई, 30 रुपये का हो गया, तो
हाई प्राइजेस था तो क्या कर रहे थे लोग, कम डिमांड कर रहे थे, सब एक एक ही खा रहे थे। पर अब देखते हैं कि समोसे का प्राइस कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। कैंटीन में समोसे का प्राइस 5 रुपये हो गया। तो अब क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मोर डिमांड कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं अब मैं 10-10 खाऊंगा, 15-15 खाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब किसी चीज़ का प्राइस हाई होता है तो डिमांड उसका लो होता है, बट अगर उसका डिमांड हाई है तो प्राइस उसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली इतना ही था। हम लोग बात करते हैं रीजन्स फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने डिमांड 1 और डिमांड 2 का जो कर्व बनाया था तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझिएगा आप लोग। सबसे पहला जो हमारा है वो क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेसिकली इसको समझिए ऐसे कि आप लोग को क्या होगा, आप लोग के पास एप्पल था, ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एप्पल खा लिया एक दिन, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एप्पल खा लिया। तो क्या उसके बाद अगर मैं आपको 2 kg और एप्पल ला के दूँ तो आप लोग क्या खाएंगे, या फिर से आप लोग एप्पल बाई करेंगे, नहीं करेंगे आप लोग। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसा हो कि एप्पल के प्राइस एकदम कम हो जाए उस दिन की 10 रुपये पर kg बिकने लगे, तो आप लोग उसको फ्यूचर में खाने के लिए क्या करेंगे, रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इससे ये हुआ, हम लोग देखते हैं जैसे जैसे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसका डिमांड कम होते जाता है। जैसे उसने सबसे पहले उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था, उसने 10 एप्पल लिए, ठीक, उसने एक एप्पल खाया तो उसका सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा मिला, 2 एप्पल खाया तो सेटिस्फैक्शन और मिला, 3 खाया तो उसको और सेटिस्फैक्शन मिला। ऐसे करते करते जैसे जैसे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका डिमांड क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो यही था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस वजह से जो हमारा कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग की ओर जाता है। तो सेकंड हमारा जो है रीज़न वो है न्यू कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर समझेंगे मोर एंड मोर न्यू कंज्यूमर्स इंटर द मार्केट एज प्राइजेस फॉल्स इंक्रीजिंग डिमांड। तो किसी भी चीज़ का प्राइजेस जैसे ही फॉल होता है तो नए कंज्यूमर आ जाते हैं, जो लाइक जिसको वो चीज़ चाहिए भी नहीं वो भी आ जाते हैं कि भाई सस्ता है ले ही लेता हूँ। तो इससे भी जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की ओर चला जाता है। नाउ थर्ड वन इज इनकम इफेक्ट। अब इनकम कैसे करता है तो इसको समझिएगा, वेन इनकम इंक्रीजेस परचेसिंग पावर इंक्रीजेस। जैसे कोई रिच बंदा है, उसके के पास बहुत ज़्यादा ही पैसा है तो क्या होगा, उसका परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा जिससे कि डिमांड इंक्रीज होगा। अब वेन इनकम डिक्रीजेस परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। तो कोई मान लीजिए पुअर है तो उसके पास पहली बात पैसे ही नहीं है डिमांड करने के लिए, तो क्या इससे डिमांड जो होगा बेसिकली वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से इनकम जो है एक इफ़ेक्ट प्ले करता है रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर। अब चौथे इफेक्ट की बात करें तो वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इफ़ द प्राइजेस ऑफ टी इंक्रीजेस कंज्यूमर स्विच टू कॉफ़ी एंड वाइस वर्सा। कि अगर टी के प्राइजेस इंक्रीज हो जा रहे हैं तो कंज्यूमर किस पे शिफ्ट हो जा रहे हैं भाई, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है। तो फटाफट से बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला एक्सेप्शंस है गुड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बिकम स्कार्स। इसको ऐसे समझिए कि आज हमारे पास पेट्रोल और डीजल है, बट हम लोग जानते हैं कि मतलब कि ऐसा हो कि 2 या 3 साल बाद वो पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाए पूरी तरह से। और हम लोग को बात ये पता हो तो बेसिकली क्या करेंगे, लोग अचानक से जिसके जिसके पास पैसा होगा वो पेट्रोल और डीजल को ख़रीदना शुरू कर देगा फ्यूचर स्टॉक के लिए। तो इससे क्या होगा कि अचानक से जब देखेगा कि उसका डिमांड बढ़ रहा है, कि कंपनी देख रही है कि उसका डिमांड अचानक से बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगी, उसका प्राइस भी क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक तरह से एक्सेप्शन हो गया। देखिए यहाँ पर इफ़ गुड विल स्कार्स इन फ्यूचर कंज्यूमर बाई इट एट हायर प्राइजेस। अगर वो फ्यूचर में स्कार्स होने वाला है तो कंज्यूमर भाई उसको ख़रीदेगा ही ख़रीदेगा, क्योंकि उसके बाद वो मिलेगा ही नहीं गुड्स। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एक्सेप्शन जो कि है गुड्स कैरिंग सोशल स्टेटस। और इन गुड्स को क्या बोलते हैं, वेबलेंट गुड्स। मतलब ऐसे गुड्स जो सिर्फ दिखावे के लिए यूज होते हैं। जैसे अब जितने भी अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डायमंड रिंग हो गया, एक्सपेंसिव एक्सेसरीज़ हो गई, लग्जरी कार्स, ब्रांडेड बैग्स, एक्सपेंसिव मोबाइल। तो ये सब जितने भी गुड्स हैं तो क्या करते हैं, बस शो ऑफ के लिए इसको ख़रीदते हैं एट हायर प्राइजेस,
कि भाई मेरा रुतबा बने, मेरा जलवा बने, ठीक है। तो जलवा बनाने के लिए वो लोग हायर प्राइजेस पे भी इसकी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। तो एक तरह से ये भी क्या हुआ, एक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि होना क्या चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था। बट प्राइस भी हाई है, डिमांड भी हाई है, तो ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया। तो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है चेंज इन डिमांड। ये डिमांड कर्व में कैसे कैसे चेंजेस होता है, अब हम लोग इसको समझेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले डिमांड इन चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन प्राइजेस। तो पहला तरीका ये बोलता है कि जब प्राइजेस चेंज होगा भाई तब डिमांड चेंज होगा। अब दूसरा तरीका क्या बोलता है, डिमांड इज चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। दूसरा ये बोल रहा है कि जब अदर फैक्टर चेंज होगा तब बेसिकली डिमांड चेंज होगा। तो पहला तरीका में हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, कि डिमांड कर्व अपवर्ड जाता है या फिर डाउनवर्ड जाता है। बट दूसरे तरीके में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक, कि डिमांड कर्व राइट की ओर जाएगा या फिर लेफ्ट की ओर भागेगा। तो बेसिकली इसमें ये था, अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा डिमांड इज चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन प्राइसेस वाले में। तो सबसे पहले दो तरह के यहाँ पर मूवमेंट होंगे। तो पहला मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड होगा, और दूसरा मूवमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। पहला यहाँ पर अपवर्ड हो गया और दूसरा हो गया डाउनवर्ड। तो अपवर्ड वाले केस में सबसे पहले चार्ट में देखिए, यहाँ पर जब किसी भी चीज़ एक कमोडिटी है उसका प्राइस क्या था, 10 था, तो 100 उसका डिमांड था। अब प्राइजेस 20 हुआ तो उसका डिमांड डिक्रीज होकर 50 हो गया। तो बेसिकली जब हम लोग उसका टेबल बनाते हैं तो यहाँ नीचे आप लोग देखिए, यहाँ पॉइंट ए रहेगा। तो बेसिकली ये पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर लोग देखेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली ए से बी की ओर जा रहा है, तो क्या हो गया, अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। बट अब यहाँ पे देखिए आप लोग डाउनवर्ड मूवमेंट वाले टेबल में, तो यहाँ पर जब प्राइस 20 था, ठीक है, जब प्राइस 20 था तो डिमांड कितनी थी, 100। बट प्राइस अब 10 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई, 50। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका भी सेम तरीके से अगर ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले ए पॉइंट कितना था, यहाँ पर है, बी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जो कि शो कर रहा है क्या, डिक्रीजिंग मूवमेंट, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। ये पहले वाले में देखिए अपवर्ड की तरफ ग्राफ जा रहा है, दूसरे वाले में देखिए ए से भी क्या नीचे की ओर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा ओनली चेंज इन प्राइस मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड कर्व में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वो पहला तरीका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व बेसिकली दो तरीके से होते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट और दूसरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइट अगर की ओर जा रहा है तो वो इंक्रीज दिखाता है, बट अगर वो लेफ्ट की ओर जा रहा है तो वो क्या दिखाता है, डिक्रीज दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि यहाँ पर मनी रोल प्ले नहीं करती, तो मनी कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अदर फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि 10 प्राइस पे कि प्राइस कितना है, 10 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 है, बट प्राइस स्टिल 10 है क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। अब कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई, 150। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पहला ग्राफ था, जो हमारा पहला था कर्व, वो यहाँ पे बन रहा था, दूसरा कर्व यहाँ पे बनेगा। तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, ये राइटवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है हमारा। अब बात करते हैं हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट के बारे में, ठीक है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करें तो ये शो करता है डिक्रीज इन डिमांड, कि भाई डिमांड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कि सबसे पहले प्राइस था 10, तो कितनी डिमांडेड थी, 100, लेकिन प्राइस 10 ही है बट डिमांड कितनी हो गई, घटकर 50 हो गई। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है जिसमें कि जो डिमांड कर्व है वो बेसिकली हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। पहले ये वाला कर्व था, फिर उसके बाद ये दूसरा बी का कर्व है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड होता है। यहाँ देखिए तो चेंज इन अदर फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट एट्सेट्रा, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, कि प्राइस से चेंज होगा तो उससे एक होता है कि जो प्राइस से चेंज होगा और दूसरा होगा जो कि अदर फैक्टर के चेंज होने से डिमांड चेंज होगा। तो बेसिकली ये चेंज इन डिमांड कर्व था। दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट।
सो बेसिकली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर कॉलेज फ्रेंड। तो ऐसे लोगों के पास शेयर करो जो कि कहीं भी इकोनॉमी का लेक्चर नहीं पा रहे हैं, और उनका भी मदद करो। एंड ड्रॉप अ कमेंट, तो एक कमेंट डालो कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, या फिर आप किस टाइप की वीडियोस और चाहते हैं कि मैं DTU का बनाऊं या अदर कोर्सेज़ का बनाऊं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।